हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जगत सिंह गुर्जर। और कैसे हैं आप? ईश्वर से कामना करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूँ गणित को बनाए आसान। और नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन सबके लिए शुभकामनाएं। और ये तो आप सबको पता है कि सब बच्चे और सब व्यक्ति अद्वितीय होते हैं, अनुपम होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं। और हम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें अनुपम बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है, तो हम किसी दूसरे से कैसे आशा कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक अब शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके सामने वही नवोदय विद्यालय तैयारी के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों के बारे में आप जान पाओगे कि किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन हल करना है और कैसे अपनी योग्यता को दर्शाना है। तो सभी बच्चों के लिए कुछ पंक्तियाँ। जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, और जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो बच्चों, अपने आप में विश्वास बनाए रखिएगा, और मैं आपको इतनी खास ट्रिक बताऊंगा जिनके आधार पर आप इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर पाओगे और किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, तो लो, आपका पेपर आपके सामने है, जिसमें पहला प्रश्न है संख्या 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम जो 5 गुणज हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। गुणज होता है बच्चों पहाड़ा, यानी जब हम किसी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं तो वो उसका गुणज कहलाता है। जैसे 6 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, इसका मतलब 6 के पहाड़े की बात कर रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 6 पंजे के 30। इन पांचों संख्याओं का आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो अब देखो, 30 तो आपका ये हो ही गया। 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। और 18 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। तो 30 30 और 30 कितने हो गए दोस्तों, आपका टोटल आ गया कितना, 90। तो इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक जोड़ कर सकते हैं, आसानी पूर्वक से सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब बच्चों, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। यानी 7 विभिन्न अंकों की न्यूनतम संख्या चाहिए। तो न्यूनतम संख्या तो पहले 7 विभिन्न अंक होने चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 और 7। अब 7 शामिल होगा इसमें तो ये 8 हो जाएंगे, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 संख्या चाहिए। तो 7 संख्या हमारी 6 तक हो गई, और ये छोटी चाहिए यानी न्यूनतम चाहिए। तो न्यूनतम के लिए हम 0 से लेकर और कहाँ तक लेंगे, 6 तक लेंगे। अब बात कर रहा है 6 विभिन्न अंकों से अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 9 से। तो पहली हो जाएगी 9, फिर हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी 7, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 4। अब क्या कर रहा है, दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अंतर, तो अब पहली संख्या से जब न्यूनतम संख्या हम बनाएंगे तो न्यूनतम संख्या का जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 1 0, फिर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा और 6। अब इसमें से अपन को क्या करना है, यहाँ जो ये बनी हमारी अधिकतम संख्या बनी, ये बनी आपकी, इधर से सबसे छोटा कौन बना, 4, फिर कौन बना 5, फिर कौन बना 6, फिर कौन बना 7, फिर कौन बना 8 और फिर कौन बना 9। अब इनका आपको क्या करना है, इनका आपको बाकी करनी है, क्योंकि ये अंतर पूछ रहा है तो आपको अंतर करना है। तो अब 6 में से जब 4 गया तो कितने बच गए, 2। 5 में से 5 गए तो कितना बचा, 0। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8। फिर उसके बाद में यहाँ 2 बचे, यहाँ से 2 हाथ से लेगा तो कितने हो गए, 12। कितने बच गए, 5। उसके बाद में यहाँ से लिए इससे लेगा तो 8 और 1 में से 8 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हासिल लेगा 11। 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3। उसके बाद में 9, 9 में से 9 गए तो क्या बचा, 0। तो आपको उत्तर कितना आ गया, 35,802। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो बच्चों, ये न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, खास बात इसमें यह है, इस पे ध्यान देना आपको। विभिन्न अंक का मतलब होता है अलग अलग अंक, और हमेशा न्यूनतम की बात आए तो 0 से स्टार्ट करना है, और अधिकतम की बात आए तो 9 से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और संख्या बनाते समय किसी प्रकार का कोई कॉमा नहीं लगेगा, और अधिकतम संख्या बनाते समय कोई कॉमा नहीं लगेगा। आपको जोड़ पूछता है तो जोड़ कर दीजिएगा, और बाकी पूछता है तो आप आसानी से बाकी कर सकते हैं। अब प्रश्न की बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर 3 की।
प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? संख्या 30,746 30,746 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? योगफल पूछा है। अब बताइए 7 का स्थानीय मान का मतलब है कि जहाँ कौन से स्थान पर आ रहा है, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 700। अब बात करता है जातीय मान की, तो जातीय मान आपका कितना हो जाएगा? 7 का केवल 7 ही रहेगा, यानी जो डिजिट अंक होता है वही आपका जातीय मान कहलाता है, चाहे वो कोई से स्थान पर हो, चाहे इकाई पर हो, चाहे दहाई पर हो, चाहे लाख पर हो। आपका केवल जातीय मान वही होगा जहाँ वो खुद का मान, यानी जो डिजिट है वही आपका जातीय मान होगा। तो इस प्रकार से अब क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 707, यानी 7 का स्थानीय मान हो गया 700 और 7 का जातीय मान हो गया 7, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 707। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 3 को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में बात करेंगे तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, यानी प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकती हैं। तो 5 अंकों की कुल संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 अंक की कितनी संख्या बन सकती हैं? 1 अंक की 9 संख्या बन सकती हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होंगी और 9 तक जाएंगी। और 2 अंकन की कितनी संख्या बन सकती हैं आपकी? तो 2 अंकन की संख्या कितनी बनेंगी? 99 बनेंगी। 99 बनेंगी क्या? बताओ सही है कि गलत है? गलत है बच्चों, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 99 नहीं होती है, क्योंकि 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 से, और कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 99 तक। अब 99 और 10 को जब घटाएंगे तो इनमें आपकी कितनी संख्या आएंगी? 90 संख्या आएंगी। तो 90 संख्या आपकी निकलेंगी। इस प्रकार से हमारी 1 अंक की संख्या तो बनेगी 9, और 2 अंक की संख्या बन जाएंगी 90। 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी? 900। 4 अंकों की संख्या क्या बनेगी? 9000। और 5 अंकों की संख्या क्या बनेगी? 90,000 बनेगी। कितनी बनेगी? 90,000 बनेगी। अब आप कहेंगे सर या आपने तो बिल्कुल सीधा बता दिया, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि 5 अंकों की जब कुल कितनी संख्या की बात, यानी ये पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या बनेगी, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर, और उसमें से आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना है? घटाना है। और इस प्रकार से घटाएंगे तो कुल कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि 5 अंकों की पूछता है कुल कितनी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटानी है। अगर वो 4 अंकों की कुल संख्या पूछता है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को आप घटाओगे तो आपका इस प्रकार से जो प्रश्न होगा वो आपका हल हो जाएगा। अब इसने 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, तो हमने 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दिया, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 90,000 आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर हम 5 को देखते हैं। 8, 7, 9, 6, 1, 3 और 2 के अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? 9 से। तो 9 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बड़ी संख्या। अब बात कर रहा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या बनेगी? अब छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब इसने एक तरफ तो बात की है किसकी? जोड़ की। देखो बच्चों, ये यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? योगफल कर रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है? प्रश्न अंतर पूछ रहा है। तो हम पहले इनको दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? देखो बच्चों, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। हाँ से लगी 1, 8 2 10 और 1 11, हाँ से लगी 1, 7 3 10 और 1 11, हाँ से लगी 1, 6 6 12, 12 1 13, हाँ से लगी 1, 7 3 10 और 1 11, हाँ से लगी 1, 8 2 10 और 1 11, हाँ से लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो ये तो आपका आ जाएगा योगफल। तो योगफल कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,11,13,110 इसका योगफल आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को करना है अंतर। तो अंतर करने के लिए क्या करोगे? अंतर करने के लिए इन दोनों संख्याओं को आप क्या करोगे? बाकी करेंगे। तो बाकी करने के लिए अपन क्या करेंगे? बाकी करने के लिए अब यहाँ अपन दोनों को बाकी करेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अब देखिए
अब 1 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर से यहाँ से लेंगे तो 11, 11 में से 9 गए, कितने बचे 2। उसके बाद में यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 9 नहीं 8 नहीं जाएगा तो इधर से यहाँ से लेंगे 11, तो कितने बच गए आपके 3। यहाँ बचे 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो ये यहाँ से इस पे से लेगा, 12 में से 7 गए, कितने बचे 5। उसके बाद में यहाँ कितने बचे 5, 5 इस पे से यहाँ से लेगा 15, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9। उसके बाद में यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए, कितने बचे यहाँ आपके बचे 3। उसके बाद में 8 में से 2 गए, कितने बचे 6, और 9 में से 1 गया, कितने बचे 8। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका हो गया 86,39,532। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाकी करते समय। तो योगफल भी आपको बता दिया और बाकी भी आपको बता दी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। अब प्रश्न नंबर 6 में देखो बच्चों क्या कर रहा है, ये कह रहा है निम्न संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। अब रोमन संख्या में आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो रोमन संख्या, देखो प्रश्न ये पूछ रहा है केवल रोमन संख्या। अब आपको रोमन संख्या में सबका ज्ञान होना चाहिए। तो अब पहले यहाँ देखो एक एक संख्या को देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हम पहले इसकी बात करते हैं। तो अब हज़ार को कैसे लिखते हैं, हज़ार को लिखने के लिए हम किसको लाते हैं, डी को लाएंगे क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि डी का मान कितना होता है, डी का मान होता है इसमें 500। और सी का मान कितना होता है बच्चों, सी का मान होता है इसमें 100। और उसके बाद में अब हज़ार की बात आ रही है तो हज़ार के लिए किसका मान होगा, एम, एम का मान कितना होता है 1000। तो हमारा ये तीनों मान आ गए। अब देखो अपन को लिखना है 1876। तो 1000 तो किससे हो गया, एम से। उसके बाद में 500 किससे आएगा, डी से। तो एम डी हो गया। अब ये 800 बनाने तो सी, सी और सी, ये हो गए 500 और 300 800। अब उसके बाद में 76 लाने के लिए अपन को पहले 50 लाना है। तो 50 किससे बनेगा दोस्तों, 50 किससे बनेगा, एल से। और उसके बाद में कितने लाने हैं, 20। तो 10 और 10, और उसके बाद में कितने 6, तो ये 5 और ये 1। तो इस प्रकार से ये मान हो गया 1870 और 6 76। तो ये 1876 इस प्रकार से अपन लिख देंगे। तो आपको थोड़ा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एम, हज़ार को किससे लिखते हैं 1000 से, डी को किससे लिखते हैं 500 से, 100 को किससे लिखते हैं सी से, और 50 को किससे लिखते हैं एल से, 10 को किससे लिखते हैं एक्स से, और 6 को कैसे लिखेंगे 5 और 1 का आगे 6। तो इसमें एक खास बात ये ध्यान रखना बच्चों कि इसमें जो x होता है ये मान होता है 10 को, और इसको 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से 100 को अपन 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। और कभी भी l की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। और कभी भी आपकी डी की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी 500 जो डी है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एम की पुनरावृत्ति हो सकती है, सी की पुनरावृत्ति हो सकती है, एक्स सी की पुनरावृत्ति हो सकती है, और ये ध्यान रखना 5 की पुनरावृत्ति नहीं होती है और 1 की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये रोमन संख्या अपन आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात कर देंगे प्रश्न नंबर 6 में खे की। तो प्रश्न नंबर 6 में खे की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है 879। तो अभी मैंने 800 आपके सामने लिख के बताया था, 800, 500, 600, 700, 800। उसके बाद में 50, ये 50 हो गए, फिर ये 60, फिर ये हो गए 70। अब 9 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 लिख के 10 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बच्चों 800, ये हो गया आपका 70, और ये हो गया आपका 9। तो इस प्रकार से हम 879 आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, 438 की। अब 438 की बात करने के लिए अब देखो 400 लाना है तो 3 को हम सी को हम 4 बार नहीं लिख सकते। तो अब अपन को किस पे जाना चलेगा, इस पे जाना चाहिए, अपन को डी पे जाना चाहिए। डी का मान कितना होता है 500, और 500 में से क्या घटाएंगे अपन 100 घटाएंगे। तो ये कितने का मान हो गया 400 का मान हो गया। उसके बाद में 30 है तो 10, 10 और 10, ये हो गया आपका 30। उसके बाद में 8 है तो पहले 5 को लाएंगे, 5 के आगे 6, 7 और 8। इस प्रकार से अपन 438 का मान आसानी से पूर्वक निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं घ की। तो ये बोल रहा है 492। तो वही बच्चों 400 लाने के लिए क्या करोगे, पहले 500 का लाना पड़ेगा, 500 में से 100 को घटाना पड़ेगा, तो ये मान हो गया 400 का। उसके बाद में 90, तो 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, सी को लाना पड़ेगा, और सी में से किसको घटाना पड़ेगा 10 को। तो ये कितना हो गया 90, और उसके बाद में 2, तो ये हो गए 2। तो ये इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक मान कर ज्ञात कर सकते हो। यानी रोमन संख्या में निकालने के लिए आपको संख्या को पहले क्या करो, इसको स्थानीय मान में बदल लो। जैसे मान लो
फिर हो गया आपका 90 और फिर हो गया आपका 2। तो अब इनमें जो स्थानीय मान आए उसके आधार पर आप क्या करो, संख्याओं को लगाते जाओ। जैसे 400 का मान CD हो गया, 90 का मान XC हो गया और 2 का मान ये हो गया। यानी स्थानीय मानों में तोड़ के फिर उनके मानों को आराम से रख सकते हो और अपन बड़ी से बड़ी संख्याओं को रोमन संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बच्चों नवोदय विद्यालय में आपसे जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 6 को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, इसको बार बार आप बैक करके देख सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, आपका भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 16, शेषफल कितना है 27, तो आपका भाज्य क्या होगा। तो अब ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। यानी भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये इसका सूत्र होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भाजक कितना दे रखा है आपको 51, कितना दे रखा है 51, भागफल कितना दे रखा है 16 और शेषफल कितना दे रखा है 27। तो आपको क्या करना है, 16 को 51 से गुणा करोगे तो 16 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो 6 बार, हाँ से लगी 1, 16 पंजे 80, 80 रे कितने हो गए 81, और इसमें कितना जोड़ना है आपको 27 जोड़ना है। तो 27 जोड़ेंगे तो 6 7 13, हाँ से लगी 1, 2 1 3 और 1 कितने हो गए 4 और ये हो गए 8। तो आपको टोटल मान कितना हो गया 848। तो कहने का मतलब है जिस संख्या में भाग दी जाती है उसको कहते हैं भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, और जो भाग देने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे शेषफल बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है भाज्य। तो भाज्य का मान कितना हो गया 843। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब वहाँ परीक्षा में आपको भाजक पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है, शेषफल भी पूछ सकता है और भाज्य भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा देख के जाना है और इसको बढ़िया ढंग से आपको पढ़ना है। अब प्रश्न की बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाना चाहिए। यानी ऐसी संख्या नहीं जिसमें 3 का भाग चला जाए, आपको 3 का भी भाग जाना चाहिए और इसमें 5 का भाग जाना, यानी दोनों का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको 500 में भाग देना है। किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ के कितने बच गए 3 एकम 3, यहाँ पर कितने बच गए 2, 0 3 18, फिर बच गए आपके कितने बच गए 2, फिर 0 3 18। तो कितनी संख्या आ गई 166 आ गई। कितनी आ गई 166 आ गई। इसी प्रकार से अपन को इसमें 500 में किसका भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। अब 166 और 100 को क्या करना है जोड़ना है। तो टोटल मान कितना हो गया 266। अब बच्चों क्या करना है, अब इन दोनों को गुणा कर लो, यानी 5 गुणा 3 करेंगे कितना हो गया 15। अब इस 500 में यानी 266 को ध्यान रखना, अब किसको ध्यान रखना है 266 तो आपका आ गया 3 और 5 दोनों का भाग देने पर। अब आपको क्या करना है 500 में आपको किसका भाग देना है 15 का भाग देना है। तो 15 × 45, 15 कहाँ से आया इन दोनों को गुणा करने से। अब बच गए कितने 5, फिर 0, 15 × 45 कितने बच गए 5। शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपको केवल ये भागफल से मतलब है। तो अब 33 को इसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे, घटाने पर कितना आ गया 3 3 और ये आ गया 2। तो आपका उत्तर कितना आ गया 233। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है 3 का भाग देना है पहले संख्या में, फिर 5 का भाग देना है, तो उसके बाद दोनों को जोड़ना है और दोनों के गुणनफल करने से फिर जो आपका भागफल आता है उसको दोनों के जोड़ में से घटा देना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमने प्रश्न नंबर 8 हल कर लिया है और इस प्रकार का प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों आपको ये थोड़ा ध्यान से और इसको समझते हुए करना है। आप बार बार इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हो। और बच्चों हमेशा अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को कम आंकने लग जाओगे, अपने आप को हीनता से भरने लग जाओगे, तो ये दुनिया वाले आपको बहुत निराश करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को ऊर्जा से भरे रखना है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपको अच्छी पढ़ाई करते हुए ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अब हम प्रश्न की बात करेंगे 9 की। 9 में क्या करना है बच्चों, ये कह रहा है गुणनफल।
584, 128, 617, 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको इकाई का अंक जब अगर पूछता है तो आपको केवल इकाई लेना है। तो इधर से किसको लेना है, 3। तो देखो इसमें 3 इकाई अंक है, इसमें कितना है 7, तो इसमें 7 को लेना है। फिर इसमें इकाई अंक कितना है 8, तो इसमें से 8 को लेना है। फिर इकाई अंक कितना है इसमें 4, तो आपको 4 को लेना है। अब इन सबको आप क्या करो, गुणा। तो देखो 4 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। 32 में इकाई अंक कितना आया 2। 4 7 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 21। 21 में इकाई अंक कितना आया 1। इधर से इकाई अंक 2 और इधर से गुना 1 करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से का भी सवाल आपको परीक्षा में पूछा सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैं प्रश्नमाला लेकर आया हूँ और ये आपको बिल्कुल परीक्षा में हूबहू आपको वहाँ देखने मिलेंगे। केवल मैं संख्या की कह नहीं सकता, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ, मेरा विश्वास है जो मैंने पेपर बनाया है वो आपको नवोदय की परीक्षा में बिल्कुल ऐसा कैसे देखने को मिलेगा और इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के चले जाएँ। अब प्रश्न की बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है वो देखिए थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 10 की हम जब बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो निम्न पैटर्न का जब अगले पद की हम बात कर रहे हैं तो देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे, कितने जोड़े 5। 10 में 17 जोड़े तो कितने जोड़े 7। फिर 17 से 26 में कितने जोड़े 9। फिर 26 से 37 में कितने जोड़े आपने 11। अब देखिए बच्चों एक नियम बन रहा है, 5 से 7 2 जोड़े, फिर 7 से 9 2 जोड़े, फिर 9 से 11 2 जोड़े। तो अब यहाँ से जो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। तो 13 को जब हम 37 में जोड़ेंगे, 13 को जब हम 37 में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल की कितने आ गए 50। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 50। तो पहले का उत्तर कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार से हम इसको आसानी से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 10वें के प्रश्न नंबर 2 की। 10वें के प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ बच्चों कितने बढ़ा रहा है वो 3 बढ़ा रहा है, फिर कितने बढ़ा रहा है 7 बढ़ा रहा है, फिर कितने बढ़ा रहा है 9 बढ़ा रहा है, फिर कितने बढ़ा रहा है 3 बढ़ा रहा है, फिर कितने बढ़ा रहा है आपका। तो देखो यहाँ उल्टा सीधा आ रहा है। देखो दोबारा देखते हैं, 5 से 10 बढ़ाएंगे कितने बढ़ाए, सॉरी 5 बढ़ाए, मैंने गलत बता दिया आपको। यहाँ देखिए 5 से 10 बढ़ाएंगे कितने बढ़ाए उसने 5। फिर 10 से 17 में कितने बढ़ाए उसने 7। फिर 17 से 26 में कितने बढ़ाए उसने 9। फिर 26 से 29 में कितने बढ़ाए 3। और फिर 29 से 42 करने पर उसने कितने बढ़ाए, उल्टा घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा 12 में से 9 गए 3 और 3 में से गए जो 13 बढ़ाए। उसके बाद में यहाँ उसने कितना घटाया 1 घटाया। इसका मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो आपका ये जोड़ने के आधार पर नहीं होगा। अब आपको दूसरी ट्रिक अपनानी है। तो दूसरी में क्या है, आपको क्या करनी है, एक एक संख्या छोड़ के चलना है। एक एक संख्या क्या करना है, छोड़ते हुए चलना है। अब देखिए 5 से 17 में कितने बढ़ाए आपने 12 बढ़ाए। फिर 17 से 29 में कितने बढ़ाए 12 बढ़ाए। फिर 29 से और 41 आए तो कितने बढ़ाए 12 बढ़ाए। इसका मतलब समान। तो अब यहाँ से जो ये आएगा तो इसमें 12 बढ़ा के आएगा। तो 41 में आप 12 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। तो ये वाला संख्या कितना आ जाएगी 53। तो इस वाले का मान तो आ जाएगा 53। अब बात करते हैं इस वाले की। तो देखो 10 से 26 तो कितने बढ़ाए उसने 16। फिर 26 से 42, 26 से 42 तो कितने बढ़ाए उसने फिर 16 बढ़ाए। तो 42 में भी कितने जोड़ेंगे 16। तो 42 में जब 16 जोड़ेंगे, 16 को जब हम 42 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 2 8 और 4 और 1 5, तो कितना जाएगा 58। तो इस प्रकार से इस वाले संख्या का मान कितना जाएगा 58। तो इधर वाले का मान आएगा 53 और इधर वाले का मान आ जाएगा 58। तो इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक पैटर्न को भी के सवालों को हल कर सकते हैं और हर बार पैटर्न का सवाल ज़रूर से ज़रूर आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैटर्न के सवाल को हम पैटर्न का सवाल या तो आपका बाकी के आधार पर आएगा, या आपका जोड़ के आधार पर आएगा, या गुणा और प्लस के आधार पर आ सकता है, या फिर आपका वर्ग संख्या के आधार पर आ सकता है, या फाका घन संख्या के आधार पर आ सकता है। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा सा मजबूत बना के जाइएगा। वर्ग संख्या कम से कम आपको 25-30 तक याद होनी चाहिए, घन संख्या आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए। तो आप आराम से पैटर्न के सवाल को आसानी पूर्वक कर लोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 37,800 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके 37,800 के। अब 37,800 के जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको बच्चों नियम का पता होना चाहिए, यानी किस संख्या में 2 का भाग जाएगा, किस संख्या में आपका 3 का जाएगा, किस संख्या में 5 का जाएगा। तो अपन यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। इकाई अंक इसका कितना है 2। तो यहाँ सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का। 2 का भाग देंगे तो संख्या का मान आधा हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अंटे 16, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 0 और फिर 0। उसके बाद में फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 9 18,
फिर उतार लिया 9, 2 चौको 8, बच गया 1, 2 पंजे 10 और फिर 0। फिर उसके बाद में 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 संते 14, फिर उसके बाद में 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब बात करते हैं हम 2 का भाग जाएगा कि बच्चों? अब नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कौन आ गया? 5। जब तक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक कितना आ गया? 5, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग, 3 का भाग क्या कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ो। तो 4 और 7 को जोड़ो, कितने हो गए? 11। 11 हम 2 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 13। 13 और 5 कितने हो गए? 18। इसका मतलब इसका जो जोड़ है वो 18 आ रहा है, तो अपन 3 का भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 2 बच गए, 30 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर अपन फिर किस कर देंगे? 3 का भाग फिर देंगे। तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर देख लो 5 और 2 7, 7 5 12। फिर उसके बाद में फिर किसका भाग जाएगा? फिर 3 का भाग जाएगा। कितने में देना है? 525 में। तो 525 में जब यहाँ 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, देखो यहाँ देंगे 3 एकम 3 और फिर 2 बच गए, 30 सत्ते 21, ठीक है। और फिर यहाँ कितने बच गए? 30 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब इसके बाद में फिर देख लो, अब 3 का भाग जा रहा है क्या? तो संख्या को जोड़ लो, 7 5 12 1 13। 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे? 5 का। 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15, 2 बच गए, 5 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 7 35 और फिर 7 का देंगे 1। तो इस प्रकार से आप इसका भाग दे सकते हो। अब इनको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो इन ये सब आपके क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड समझाया था। अभाज्य संख्याओं से बनने वाले जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि संख्या 45 के अब गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यानी ये गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो 45 में आपको खूब पता है 45 में किस किस का भाग जाएगा? 3 का, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे 1। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। लेकिन इसने अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे, इसने पूछा है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 45 में उसका भाग जा रहा है। तो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 1 का। उसके बाद में 2 का जा नहीं रहा है तो किसका जाएगा? 3 का, देखो ये रहा 3। उसके बाद में किसका जा रहा है? 5 का, देखो ये रहा 5। उसके बाद में किसका भाग जाएगा? तो आप इनसे संख्या गुणा कर करके बनाइए। तो देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे, किसका जाएगा? 9 का जाएगा। फिर 5 को 3 से गुणा कर दो, किसका जाएगा? 15 का जाएगा। उसके बाद में फिर ऊपर से गुणा करेंगे तो देखो 5 15 15 30 45। तो 15 के जाने के बाद में किसका जाएगा? 45 का जाएगा। तो इसका मतलब आपके कितने गुणनखंड निकले? 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपके ये 6 गुणनखंड निकले जिनका भाग आपका इसमें जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के आपके क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। तो ये इस प्रकार से अपन किसके गुणनखंड निकाल सकते हैं? 45 के गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। किसकी बात करेंगे? प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 18 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक तरफ अपन 18 के टुकड़े निकाल लेते हैं। 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे 1 बार। और 24 में अपन टुकड़े निकालेंगे तो देखो 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर अपन 2 का भाग देंगे तो 3 और फिर अपन 3 का भाग देंगे तो 1। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? ये उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों तरफ। क्या पूछा है? गुणनखंड। तो अभिनिष्ठ गुणनखंड तो सबसे पहले कौन आएगा? 1। देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, गुणनखंड में आपका 1 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? 2 आएगा। और देखो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। उसके बाद में देखो कौन आएगा? 3 आएगा। 3 का भाग दोनों तरफ जा रहा है तो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। उसके बाद में और किसका भाग जा रहा है? तो इन दोनों से गुणा करके बना सकते हो आप संख्या। तो 6 का भी भाग जाएगा। उसके बाद में
6 का भाग जाएगा। उसके बाद में और देखो कोई संख्या निकल रही है क्या, तो अपन के पास केवल 4 संख्या आ रही हैं जिनका भाग दोनों तरफ जा रहा है, यानी 1 का भी भाग इधर जाएगा, 1 का इधर जाएगा, 2 का भी भाग दोनों तरफ जा रहा है, 3 का भाग दोनों तरफ जा रहा है, 6 का भाग भी दोनों तरफ जा रहा है। इसके अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इनमें जाए। तो आपके केवल उत्तर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी आपके गुणनखंडों की संख्या, यानी ये पूछ रहा है ओबेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ओबेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4, यानी 1 2 और 3 और 6, इन चारों के अलावा किसी और संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत सरल सवाल है। दो संख्याओं का लसाअ, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ 2520 और में से है 12, तो इनमें से यदि एक संख्या 504 है, एक संख्या कितनी है, 504 है, तो आप दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र है लसाअ गुणा में से, यानी लसाअ को गुणा में से कर दो, यानी 2520 को गुणा कर दो किससे, 12 को। तो लसाअ में से दे रखे हैं, दोनों को गुणा कर दो, और एक संख्या दे रखी है तो उसका क्या दे दो, भाग। तो 504 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। अब देखो बच्चों, अपन को एक दूसरे को काटना है, कैसे काटेंगे, तो देखो अपन यहाँ भाग देंगे। जैसे आपको पता है, यहाँ देखो, यहाँ है 2520 और यहाँ पर है 504, तो 4 का पहाड़े में देखो 20 आता ही नहीं आता, 5 के पहाड़े में देखो 5 आता ही नहीं आता। इसका मतलब अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो ये आपका कितना जाएगा, 2520 आएगा। तो आप सीधा भी काट सकते हो। तो यानी 504 का जब हम भाग देंगे, 504 का हम जब पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 बार कटा, और 12 को हम जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, उत्तर आपका 60 आ जाएगा। तो ये जब आपको लसाअ और में से दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या पूछी है, तो आपको लसाअ को में से गुणा करना है और एक संख्या का उसमें भाग देना है। जब आप आसानी से उसको काटोगे तो आसानी पूर्वक इसका मान आ जाएगा। अब इसको अपन छोटी संख्या से करके भी काट सकते हैं, जैसे 504 में 12 का भाग दे के पता लगा सकते हैं कि 12 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, फिर 5 का भाग देगा, फिर 4 का, तो उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपन को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि इधर आपका 2520 है, इधर आपका 504 है, तो 4 का पहाड़ा अगर 5 बार बोलते हैं तो 20 आता है, और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब 504 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलेंगे तो 2520 आ जाएगा। अगर इसको हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका मान कितना जाएगा, 60। तो इस प्रकार से हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर आसानी पूर्वक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा है सवाल, अगला पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भिन्न, सवाल पूछ रहा है आपका कि भिन्न 5/7, 25/42 और 45/56 का में से ज्ञात कीजिए। तो दो बच्चों, ये आपका अंश बटे हर का सवाल है, और अंश बटे हर का जब में से पूछा जाता है तो आपसे क्या पूछा गया है, में से। तो इसका सूत्र बन जाएगा में से बटे लसाअ। ये ध्यान रखना कि जब भी हम भिन्न की जब हम में से निकालते हैं तो में से बटे लसाअ का सूत्र बनेगा, और अगर लसाअ पूछता है तो लसाअ बटे में से का सूत्र बनेगा। जब भी अपन भिन्नों का जब लसाअ में से निकालते हैं तो अगर में से निकालेंगे तो में से बटे लसाअ हो जाएगा, और लसाअ पूछेगा तो लसाअ बटे में से हो जाएगा। तो अगर लसाअ पूछता है तो लसाअ ऊपर आ जाएगा, में से पूछता है तो में से ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को क्या निकालना है, में से निकालना है। तो में से बटे क्या हो जाएगा, लसाअ। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है, में से। तो बच्चों देखियो, 5, 25 और 45, तो इसका में से क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 का भाग सब में जा रहा है। उसके बाद में नीचे वाली संख्या आपकी है, तो नीचे वाली संख्या का निकालना पड़ेगा लसाअ। तो लसाअ के लिए निकालने के क्या करेंगे आप, 7, 42 और 56, 7, 42, 56 का क्या निकालेंगे आप, लसाअ निकालेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 21 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 28 बार जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे, 7 में नहीं जा रहा, 21 में नहीं जा रहा, और फिर यहाँ देंगे 14 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो आपका यहाँ जाएगा 7 बार। फिर अपन 3 का भाग देंगे, फिर अपन 7 का भाग देंगे। तो 7 और 3 का भाग देने पर देखो, यहाँ 7 कट जाएगा और ये 21 भी कट जाएगा। तो आप इनको गुणा कर दो, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना, तो 84 गुणा बच्चों कितना कर लो, 2 कर लो। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितने हो गए, 168। तो 5/168 आपका में से का उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी भिन्नों की संख्याओं का में से पूछता है तो आपको में से बटे लसाअ निकालना है। तो में से कितना आया, 5, और लसाअ कितना आया, 168। तो इस प्रकार से हम भिन्नों की संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, में से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3 घंटियाँ हैं। कितनी घंटियाँ हैं, 3। एक है 12, एक है 15, एक है 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों तो बताइए कब फिर एक साथ बजेंगी। तो जब भी बात बच्चों एक साथ की पूछता है, प्रश्न कभी भी घंटियों पर आ जाए तो एक साथ की अगर बात आ रही है, हमेशा लसाअ निकालोगे। तो आप 12 का
15 का और 18 का क्या निकालोगे, लेस से निकालोगे। 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, 2 का भाग जाएगा 9 बार। फिर आप 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3, 2 का भाग देंगे 15, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, छोड़ दो। फिर तो आप 3 का देंगे 1, 5 का 5 और 3 का देंगे 3, फिर उसके बाद में 3 का देंगे 1, 5 और 1, उसके बाद में लास्ट में किसका भाग देंगे, 5 का। अब इनको गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। आपका कितना आ गया, इसका 180 आपका लेस आ गया। 180 क्या आ गया, लेस है। अब 180, अब 180 क्या आई आपकी, मिनट आई है। 180 क्या आई है आपके बच्चों, मिनट, क्योंकि सवाल किस में चल रहा है, मिनट में। अब वो 9 बजे एक साथ बजी है तो वो वक्त पूछ रहा है कि कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो अब 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। तो 9 बजे से आप 3 घंटे आगे ले जाओ। 9 से क्या बजेंगी, 10, 10 से क्या बजेंगी 11, 11 से क्या बजेंगी 12। तो 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा और 11 से 12 1 घंटा। तो बताओ बच्चों कितने बजे बजेंगी वो, 12 बजे, यानी दोपहर के 12 बजे आपकी एक साथ वो तीनों घंटी बजेंगी। यानी जो 3 घंटियाँ हैं वो आपकी कितने बजे बजेंगी, वो एक साथ बजेंगी। कितने बजे बजेंगी, एक साथ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से करना है। तो आपकी यहाँ यानी 9 से 3 घंटे जोड़ेंगे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो कहने का मतलब है कि एक साथ कितने बजे बजेंगी, 12 बजे आपकी घंटियाँ बजेंगी। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि 30, 36, 90 के लैसे और मैसे का अंतर। तो अब बच्चों पहले तो अपन को निकालना है लैसे, तो लैसे निकालेंगे 30, 36 और 90। तो 30, 36, 90 का जब लैसे निकालेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें 15, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 45, फिर 2 का भाग देंगे 15, 2 का भाग देंगे 9 और 2 का भाग देंगे 45। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और फिर 3 का देंगे, 3 का जाएगा 15। फिर अपन किसका भाग देंगे, 3 का, और 3 का भाग जब यहाँ देंगे तो 5 का 5 रहेगा। 3 का भाग देंगे जब 1 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 5 और लास्ट में किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 1 1 और 1। तो अब इनको गुना कर दो, 5 या 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 दूनी 180। तो इसका लैसे कितना आ जाएगा, 180। लैसे कितना आ जाएगा बच्चों, 180। 180 क्या आ गया, लैसे आ गया। 180 क्या आ गया, लैसे। अब बात कर रहा है वो मैसे की, किसकी बात कर रहा है, मैसे की। तो मैसे देखो 6 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 6 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 6 का भाग यहाँ भी जा रहा है। तो इसका मतलब मैसे कौन आ जाएगा, 6। या अब इन दोनों का क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। यानी लैसे में से आपको मैसे को क्या करना है, घटाना है। तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 174। तो 174 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सरल सवाल बन गया। तो इस प्रकार से हम बहुत ही कम समय में अपने गणित के सवालों को कर सकते हैं। तो बच्चों मुस्कुराइए, आप जगत के साथ में बहुत ही अच्छे ढंग से गणित को सीख पा रहे हो और आपको बहुत अच्छी खुशी भी मिल रही है कि देखो कितने आसान तरीके से हम गणित के सवालों को कर पा रहे हैं। और आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह आपके साथ साथ बना रहे और मैं भी आपको अच्छे से अच्छे और भी सवाल लेके आ जाऊँ। नहीं तो इन कोचिंगों में आप देख लो कितनी भरमार है और आपसे रुपये भी खींचे जाएंगे। लेकिन मेरा दावा है कि आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो आपका बहुत ही आसान तरीके से आपका बहुत अच्छा, जिस दिन आप परीक्षा दोगे तो उस दिन आपको एहसास होगा कि हाँ, जगत जी ने हमें पढ़ाया था और वो कोई प्रश्न आज हमको वहाँ देखने को मिले और उनका आप आसानी से हल निकाल पाओगे। तो बच्चों मुस्कुराइए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, यानी आपका 1/3 भाग है वो कितना है, 800 है। तो उसका 2/5 भाग पूछा है। तो पहले इसका पूरा मान निकालो। तो 1/3 वह भाग आपका 800 है, तो इधर 3 भाग में, तो 3 को गुणा में ले जाओ तो आपका टोटल मान कितना आ गया, 2400 आ गया। तो 2400 आपका कितना है, टोटल मान है। यानी 1/3 का मान है 800। तो इधर जो संख्या भाग में वो हमेशा बराबर में जाके के ले जाएगी गुणा। तो 3 इधर भाग में तो 3 हो जाए गुणा। तो टोटल मान कितना आ गया आपका, 2400। अब क्या कह रहा है कि उस संख्या का 2/5। तो उस संख्या, वो संख्या कितनी आ गई आपकी, वह संख्या आ गई 2400। वह संख्या कितनी आ गई, 2400। और 2400 का 2/5, तो का मतलब गुणा और 2/5। और 5 का भाग देंगे, देखो 5 चौका 20, बच गए 4, फिर 5 8 40, बच गए कितने, 0 और फिर 5 का 0। अब 480 को कितने से गुणा कर दो, 2 से। तो 0 का 0, 8 दूनी 16, यहाँ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 960 आपका 2/5 का मान हो जाएगा। तो उसी संख्या का मान कितना हो जाएगा आपका, 960 हो जाएगा। तो
बहुत आसानी से कर सकते हो। यानी पहले 1/3 भाग है, उसका मान 800 है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 2400, क्योंकि 1/3 का भाग 800 है, तो आपका टोटल मान कितना आ गया 2400। यानी तीसरा हिस्सा 800 है भाई, तीसरा हिस्सा इसका 800 है, तो टोटल मान कितना आ गया 2400, और 2400 का 2/5 निकालना है, तो आपको उत्तर आ जाएगा 960। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसानी पूर्वक अपना अगला सवाल है 19वां सवाल। अपन 19वें सवाल की बात कर रहे हैं। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यानी जो पानी की टंकी है वो कितनी भरी हुई है 2/3। मान लो ये पानी की आपकी टंकी है और ये 2/3 यानी यहाँ तक भरी हुई है, कितना 2/3 भाग इसका भरा हुआ है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी का सकता है, इसका मतलब जो ये खाली भाग है इसमें 50 लीटर पानी आ सकता है। तो टंकी की पूरी क्षमता यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 2/3 तो क्या कह रहा है वो भरी हुई है, तो 2/3 भरी हुई है, तो टोटल मान कितना हो गया इसका 3, तो 3 में से 2 भरे हुए हैं, तो खाली मान कितना हुआ 1/3, और खाली मान में ही तो टंकी कितना आ रहा है 50, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी जो खाली टंकी है वो आपका 1/3 है, और 1/3 में ही 50 लीटर पानी आ रहा है। तो अब इधर देखिए 3 किस में आ गया भाग में, तो 3 इधर किस में चले जाएगा गुणा में, तो आपका टोटल मान कितना आ गया 150। टोटल मान कितना आ जाएगा 150, तो टंकी की पूरी क्षमता कितनी हो गई 150 हो गई। अब आपकी टंकी की पूरी क्षमता 150 हो गई है। अब अगर प्रश्न ये पूछा, अब देखो पूरी टंकी का मान आ गया आपका 150, कितना आ गया 150 आ गया। लेकिन अगर ये पूछता कि टंकी में कितना भरा हुआ है, तो आपको ये क्या करना 2/3 से इसको क्या कर देते गुना कर देते, और 2/3 से जब इसको गुना करते तो ये कितना आ जाता 50, 50 को 2 से गुना करते तो कितना आ जाता 100। इसका मतलब पहले से टंकी है वो 100 लीटर भरी हुई है और 50 लीटर उसमें आ सकता है, तो 50 और 100 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 19 को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, और ऐसा प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए बच्चों मुस्कुराइए, मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सवाल को समझा पा रहा हूँ, और आप भी पूरे विश्वास के साथ में समझ रहे होंगे, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर पाएंगे और उतना बच्चों का भविष्य सुधरेगा और बच्चों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप जगत के साथ में मैथ को पढ़ रहे हो। और कहते हैं ना बच्चों कि देखो कि हमेशा अपने आप में कभी न कभी कहते हैं ना कि अपन की तुलना कभी दूसरे से करनी नहीं चाहिए, और हमेशा अपने मेहनत पर अपने आप को विश्वास रखना चाहिए। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 20 की बात करने जा रहे हैं बच्चों। हम कौन से प्रश्न की बात करने जा रहे हैं 20 की। तो 20वां क्या कर रहा है, हमें आरोही और अवरोही क्रम में बात पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, आरोही और अवरोही क्रम में। तो देखो यहाँ पर आरोही अवरोही क्रम में, तो हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम के निकालने के लिए हम इनको भाग देते हैं। तो देखो 3 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.66। उसके बाद में 7 का भाग देंगे तो 7 का देंगे तो पॉइंट लगेगा। 3 में भाग टू सुपर 7 चौका 28, बच गए 2, फिर 7 दूनी 14, बच गए 6, तो ये 0.42 आ जाएगा। फिर 8 का भाग देंगे तो देखो 8 में पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट क्या जाएगी 0, 50 हो जाएगा। फिर 8 7 56, ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 6 48, फिर 2 बच गए 20 हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16, ये 62 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 में हम 5 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगी, और ये जाएगा आपका 8 और ये आ गया 0। अब इसको आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले कौन आया 0.42, इसमें सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा मान किसका है 3/7 का। उसके बाद में इससे बड़ा कौन निकला, इससे बड़ा निकला 0.62, कौन निकला 0.62, और 0.62 किसका मान है आपका 5/8 का। तो इसके बाद में कौन आएगा 5/8। उसके बाद में इससे बड़ा कौन निकला 0.66, 0.66 किसका मान है 2/3 का। तो उसके बाद में कौन निकला 0.80, 0.80 किसका मान है 4/5 का। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा क्रम। अब आपको कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम को इसको उल्टा कर दो, तो सबसे पहले कौन आएगा 4/5, फिर कौन आएगा 2/3, फिर आएगा 5/8, और फिर कौन आएगा 3/7। तो बच्चों इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक आपको सवाल समझाया है मैंने पूरे, और आपको मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा हो रही हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे भारत में नौनिहालों को एक अच्छे ढंग से रास्ता मिल सके और उनका नवोदय में सिलेक्शन हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर नवोदय में हो, जिससे आप भारत को एक अच्छे भारत में बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और
मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके लिए सबके लिए कह रहा हूँ कि कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं, कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं। हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। यहाँ हर शख्स बोलेगा ये महफिल तो बेगाना थी, हम हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं, हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। यहाँ हर शख्स बोलेगा ये महफिल तो बेगानी थी, हम हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।